नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जय। महानुभाव, पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं। आज चौथा दिन पर्युषण पर्व का है। पिछले 2-3 दिनों से कई महानुभावों के फोन आ रहे थे कि इन पर्युषण पर्व के दिनों में हम पंचमेरु की, नंदीश्वर द्वीप आदि की पूजन करते हैं, जिसकी जयमाला का अर्थ हमें स्पष्ट नहीं है। पंचमेरु कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इनका क्या महत्व है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो कृपया कर इनका अर्थ स्पष्ट करें। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम पंचमेरु की पूजन का अर्थ देखेंगे, मुख्य रूप से जयमाल का। 5 मेरु कहाँ पर हैं, कैसे होते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखें, सबसे पहले जो पहला मेरु है वो सुदर्शन मेरु है। इस सुदर्शन मेरु को सुमेरु पर्वत भी कहते हैं या पर्वत अधिराजा भी कहते हैं। पर्वतों का राजा माना जाता है। सुमेरु पर्वत का महत्व क्यों है, इसके लिए आपको एक बात बताएं कि जब हमारे यहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है तो तीर्थंकरों का जन्म होने के बाद ही जो सौधर्म इंद्र नीचे अपने भूलोक पर आता है और भूलोक पर आकर के उन तीर्थंकर बालक को ले जाता है और सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में जाकर के पांडुक शिला पर उनका जन्माभिषेक किया करता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे पांडुक शिला कहाँ पर है, पांडुक वन क्या होता है, मेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है। दूसरा महत्व मेरु पर्वत का ये भी है कि मेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना ही मध्यलोक है। अपना ये लोक पूरा 3 लोक हैं, इसमें 14 राजू ऊंचा है। उन 3 लोक में से अधोलोक 7 राजू का और ऊर्ध्वलोक 7 राजू का। फिर प्रश्न उठता है मध्यलोक कितना है, तो मध्यलोक मेरु पर्वत की ऊंचाई के बराबर है। जितना मेरु पर्वत है उतना ही मध्यलोक है, उसके ऊपर फिर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। तो मध्यलोक की ऊंचाई कितनी मानी जाए, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। 1,00,000 योजन का मेरु पर्वत है, 40 योजन की उसकी चूलिका है, तो 1,40,000 योजन विस्तार वाला ही मध्यलोक है। इस मध्यलोक की ऊंचाई को ऊर्ध्वलोक में गर्भित किया जाता है। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि अधोलोक 7 राजू का है, मध्यलोक 1,40,000 योजन का है और ऊर्ध्वलोक 7 राजू में से 1,40,000 योजन कम का है। इस प्रकार से हम समझते हैं। अब मध्यलोक में जो सुमेरु पर्वत है ये कहां पर है। आप सभी ने तीसरा अध्याय पढ़ा होगा। तीसरे अध्याय में तत्वार सूत्र जी के, उसमें हमने आपको ये बताया था कि इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। वो असंख्यात द्वीप और समुद्र बलय आकृत्या, बलय अर्थात चूड़ी के आकार के हैं, गोल हैं। उन सभी के मध्य में, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। सबसे पहला द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप। वो कैसा है, वो थाली के आकार का है और उसका विस्तार 1,00,000 योजन है। उस जम्बू द्वीप के बिल्कुल बहुमध्य भाग में एक पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। देखें कैसे बनेगा सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस मध्यलोक की संरचना को समझना पड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि ये गोले गोले क्या बना दिए। अब आपको हम बताते हैं कि सुमेरु पर्वत कहाँ है और बाकी के अन्य 4 मेरु कहाँ पर हैं।
इसके लिए हम इस मध्यलोक की संरचना को समझेंगे। आप सभी ने तीसरे अध्याय में पढ़ा होगा कि मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। वो भी द्वीप समुद्र कैसे हैं? वलय आकृतिया, गोल आकृति के हैं और पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, पूर्व पूर्व के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं। तो ये हमने वो असंख्यात द्वीप समुद्रों में से कुछ द्वीप और समुद्र बनाए हैं। ये हमने 2.5 द्वीप की संरचना आपके समक्ष बनाई है। सबसे पहले है ये जम्बू द्वीप है, फिर ये अपना बनेगा ये लवण समुद्र हो गया, ठीक है, फिर धात्की खंड, फिर कालोदधी समुद्र, ठीक है, फिर कालोदधी समुद्र के बाद ये पुष्करार्ध, और ये जो अंतिम गोला है ये है मानसोत्तर पर्वत। ये कौन सा है? मानसोत्तर, ठीक, ये मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर पर्वत के कारण से ये जो अंतिम द्वीप पुष्करवर द्वीप था, तीसरे नंबर का द्वीप, उसका आधा भाग हो जाता है, और आधा भाग हो जाने के कारण से इसको हम पुष्करार्ध बोलते हैं। अब हम देखें कि मेरू पर्वत कहां पर है। मेरू पर्वत सबसे पहला तो जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच, तन्मध्ये मेरू नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्तंभो जम्बू द्वीपा। तो ये तन्मध्ये, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरू पर्वत जिसकी नाभि है, ऐसा गोल 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। तो ये बीच की जो नाभि बना है ये है सुमेरु पर्वत, इसी का नाम है सुदर्शन मेरू, ठीक है। अब बाकी के अन्य कहां पर हैं? देखें पहले अपन इसको। यहां ये जो सुदर्शन मेरू बना है, जम्बू द्वीप में 6 पर्वत और आते हैं। 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बनते हैं, जैसे पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हिमवन, ये महाहिमवन, ये निषद, फिर इधर ये नील, ये रुक्मी और ये शिखरिन। तो इन 6 पर्वतों के आने से 7 क्षेत्र बन गए अपने, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, ऐरण्यवत, ऐरावत। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो सुमेरु पर्वत बना है ये कहां बना है? ये विदेह क्षेत्र में बना है। हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं? हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, जो जम्बू द्वीप के बिल्कुल दक्षिण दिशा में है, उस क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। और मध्य में जहां पर मेरू पर्वत है वहां विदेह क्षेत्र है। तो विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में मेरू पर्वत होता है। इस मेरू पर्वत की क्या विशेषता है? इस मेरू पर्वत की ये विशेषता है कि यहाँ पर जितने तीर्थंकरों का जन्म होता है 2.5 द्वीप में, सभी तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक कहाँ होता है? उस मेरू पर्वत पर मनाया जाता है। जन्माभिषेक मेरू पर्वत के ऊपर पांडुक वन में पांडुक शिला के ऊपर किया जाता है। अब अपन और देखें बाकी के कैसे हैं 4 मेरू। तो जैसी संरचना जम्बू द्वीप में है वैसी ही संरचना धात्की खंड में भी है और पुष्करार्ध में भी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखें धात्की खंड द्वीप में एक पर्वत ऊपर आएगा, यहाँ कालोदधी समुद्र से और यहाँ लवण समुद्र को स्पर्श करेगा। ये उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ एक पर्वत ऊपर उत्तर दिशा में और एक पर्वत नीचे दक्षिण दिशा में, ऐसे 2 पर्वत आ जाते हैं। और 2 पर्वतों के आने से, इन पर्वतों का नाम है इक्ष्वाकार पर्वत। इन 2 पर्वतों के आने से धात्की खंड के 2 भाग हुए। ये भाग कहलाएगा पूर्व धात्की खंड, ये भाग कहलाएगा पश्चिम धात्की खंड। इसी तरह से पुष्करार्ध द्वीप में भी एक पर्वत यहाँ पर आएगा जो उधर ऊपर मानसोत्तर पर्वत को स्पर्श करेगा और नीचे कालोदधी समुद्र को। इसी तरह से यहाँ पर भी इस प्रकार ये 4 पर्वत आ गए। 4 पर्वत आने से यहाँ ये धात्की खंड के 2 भाग हो गए और पुष्करार्ध के भी 2 भाग हो गए, एक पूर्व पुष्करार्ध, एक पश्चिम पुष्करार्ध, एक पूर्व धात्की खंड, एक पश्चिम धात्की खंड। अब जो जैसे 6 पर्वत यहाँ पर आए थे जम्बू द्वीप में, ऐसे ही 6 पर्वत धात्की खंड में भी आएंगे, ऐसे ही 6 पर्वत पुष्करार्ध में भी आते हैं। तो जब 6 पर्वत बनेंगे तो जैसे 7 क्षेत्र हमारे जम्बू द्वीप में बने थे वैसे ही 7 क्षेत्र पूर्व धात्की खंड में बनते हैं, वैसे ही 7 क्षेत्र पश्चिम धात्की खंड में, वैसे ही 7 क्षेत्र पूर्व पुष्करार्ध में, वैसे ही 7 क्षेत्र पश्चिम पुष्करार्ध में बनते हैं। यहाँ हम पूरी 2.5 द्वीप की संरचना ना समझ करके केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मेरू पर्वत कहाँ है।
तो जैसे जम्बू द्वीप के मध्य विदेह क्षेत्र के मध्य में मेरू पर्वत है, पहला मेरू, इसी तरह से यहां पर भी एक ये विदेह क्षेत्र बनेगा, ये ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी, और इसी तरह ये पश्चिम दिशा में भी। ये कौन कौन सी हमने दो लाइन खींच दी, ये वही निषद पर्वत और नील पर्वत, ये निषद और नील, जैसे हिमवन, महाहिमवन, निषद और नील। निषद और नील पर्वत के कारण से ही विदेह क्षेत्र का भाग होता है। तो निषद और नील पर्वत ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे बहुमध्य भाग में यहाँ मेरू था, ये सुदर्शन मेरू है। इसी तरह पूर्व धात्विक खंड में विजय मेरू बनेगा, पश्चिम धात्विक खंड में अचल मेरू बनेगा। फिर यहाँ देखेंगे पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरू और पश्चिम पुष्करार्ध में विंध्युन्माली मेरू बनता है। ऐसे 5 मेरू होते हैं, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विंध्युन्माली। ये जो 5 मेरू पर्वत बने हैं, इन मेरू पर्वतों पर 16-16 एक दिशा में अकृत्रिम चैत्यालय बनते हैं। एक दिशा में सभी के यहां पर बनेंगे, तो एक दिशा में 4-4 बना करके 4-4 उनके वनखंड बनेंगे, और एक मेरू पर्वत पर 16, तो 5 मेरू पर 80 अकृत्रिम चैत्यालय हो जाते हैं। तो जब हमारे ये पर्यूषण पर्व आते हैं, तो हम लोग 5 दिन पुष्पांजलि व्रत करते हैं, और पुष्पांजलि व्रत में 5 दिन पंचमेरू की पूजन की जाती है। अब 5 मेरू की संरचना कैसी है, इस संरचना को हम समझते हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे कि 5 मेरू कहाँ हैं। यदि कभी पूछा जाए तो सुदर्शन मेरू, ये सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में स्थित है। विजय मेरू पूर्व धात्विक खंड के विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। अचल मेरू पश्चिम धात्विक खंड के विदेह क्षेत्र में स्थित है। मंदर पूर्व पुष्करार्ध में और विंध्युन्माली पश्चिम पुष्करार्ध में होता है। ठीक है, अब हम सुमेरु पर्वत को समझेंगे। सुमेरु पर्वत को समझेंगे और बाकी अन्य 4 मेरुओं को समझेंगे, और साथ साथ मेरू पंचमेरू पूजन की जो जयमाल है उसका भी अर्थ समझेंगे। सबसे पहले देखें सुमेरु पर्वत कैसे बनता है, कहाँ है। सुमेरु पर्वत जो है वो विदेह क्षेत्र में स्थित है, और विदेह क्षेत्र में जिस पृथ्वी पर अपन सभी बैठे हुए हैं रत्न प्रभा भूमि पर, इसी रत्न प्रभा भूमि पर मेरू पर्वत है विदेह क्षेत्र में। तो रत्न प्रभा भूमि, यदि हमने ये अपनी भूमि बनाई होगी, ये कौन सी भूमि है, ये रत्न प्रभा भूमि है। इस रत्न प्रभा भूमि के 3 भाग करे जाते हैं। रत्न प्रभा भूमि 1,80,000 योजन मोटी है। जो जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये 1,80,000 योजन मोटी है। ऊपर का भाग खर भाग, मध्य का भाग पंख भाग, और सबसे नीचे का भाग अबहुल भाग होता है। खर भाग 16,000 योजन मोटा होता है, पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, और अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। अबहुल भाग में नरक पाया जाता है, वो पहला नरक है। यहां हमको ये देखना है कि ये जो पहला खर भाग है 16,000 योजन का, वहां 1,000 योजन मोटे 16 प्रस्तर हैं, 16 पटल हैं या 16 भूमियां हैं। उन 16 भूमियों को कौन से में, खर भाग के 16 भाग हैं। 1,000 16,000 योजन का है, तो 1,000 योजन के 16 भाग बनेंगे। सबसे ऊपर का पटल होता है चित्रा भूमि, जो 1,000 योजन मोटी है। हम सभी लोग ऊपर चित्रा भूमि पर ही बैठे हुए हैं। ये कितनी है, 1,000 योजन मोटी है। फिर उसके नीचे कौन सी भूमि आएगी, बज्रा भूमि। जैसे ये चित्रा भूमि हो गई, और ये अपन ने बना दी ये नीचे, ये 1,000 योजन नीचे ये बज्रा भूमि हो गई। तो मेरू पर्वत कैसा है, मेरू पर्वत बज्रा भूमि पर स्थित है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उस मेरू पर्वत की 1,000 योजन की गहराई है, नींव है, और वो नींव किस पर आधारित है, बज्रा भूमि पर आधारित है। हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको तो चित्रा पृथ्वी दिखाई दे रही है। जैसे हम अपना घर मकान महल बनवाते हैं तो उसके नीचे की जो नींव है वो हमको दिखाई नहीं देती, हमको ऊपर का भवन दिखाई देता है। तो नीचे की ये नींव है, यहां से अपन देखेंगे ये यहां से लेकर के यहां तक जो मेरू पर्वत है, वो मेरू पर्वत नीचे जमीन में है। ये कितना है, 1,000 योजन। ये जमीन के अंदर है,
ये कौन सी भूमि है? ये चित्रा भूमि है। और ये कौन सी है? ये वज्रा भूमि है। ठीक है, बस वज्रा भूमि तक ही, यहीं से मध्यलोक प्रारंभ होता है। वज्रा पृथ्वी के नीचे अधोलोक, वज्रा पृथ्वी के ऊपर मध्यलोक। ठीक है, और सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर ऊर्ध्वलोक। ठीक है, अब यहां अपन देखेंगे चित्रा पृथ्वी पर जो मेरु पर्वत है उसकी चौड़ाई नीचे 10,000 योजन है। कितनी है? 10,000 योजन। ये जो अपन ने चित्रा पृथ्वी बनाई है यहां 10,000 योजन चौड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 10,000 योजन चौड़ा है, 1,000 योजन की नींव इस जमीन पर ही, जमीन पर जो वन क्षेत्र बना हुआ है उस वन को बोलते हैं भद्रसाल वन। कौन सा वन बोलेंगे? भद्रसाल वन। भूपर भद्रसाल चहु जाने, भूपर यानी जमीन पर ही कौन सा वन बना है? भद्रसाल वन। इस भद्रसाल वन के चारों कॉर्नर पे, चारों दिशाओं पर 4 अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं। फिर अभी अपन इसको बनाएंगे, कहां बनेंगे? फिर यहां से भद्रसाल वन से ये 500 योजन ऊपर जाएगा। ये मान लो 500 योजन ऊपर आ गया इधर। ठीक है, 500 योजन कितना है? ये 500 योजन। अब यहां 500 योजन ऊपर जाने पर एक नया वन बनेगा, उसका नाम है नंदन वन। अपन जयमाला की लाइन देखते चलें। पहले लिखा प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे। पहला कौन सा मेरु है? सुदर्शन मेरु है। कहां पर विराजित है ये? भद्रसाल वन भूपर छाजे। भद्रसाल वन। अब उस मेरु पर्वत का 4 वन बनेंगे एक मेरु पर्वत में। भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुर वन। तो भद्रसाल वन कहां पर है? ये भूमि पर है, तो भूमि पर भद्रसाल वन हो गया। ठीक, फिर चैत्यालय चारों सुखकारी। भद्रसाल वन पर इधर चैत्यालय बनेंगे। ये चैत्यालय बने, एक इधर दिशा में बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में, एक इसके पीछे तरफ बन जाएगा। ऐसे 4 जनालय अपने बन गए भद्रसाल वन के। फिर 500 योजन ऊपर चले तो अब कौन सा हो गया? देखें ऊपर क्या लिखा? ऊपर पंचशतक पर सोहे। ऊपर पंचशतक, पंचशतक का मतलब 500। 500 योजन ऊपर सोहे यानी शोभायमान होता है। क्या? नंदनवन, नंदनवत देखत मन मोहे। नंदनवन आएगा वो देखते ही मन को मोहने वाला है, ऐसा रमणीय स्थान है वहां पर। तो 500 योजन पर यहां पर ये नंदनवन बनेगा और यहां से ये सुमेरु पर्वत फिर घट जाता है, यहां से ये घट जाएगा। घटने के बाद फिर क्या लिखा आगे? 62.5 सहस ऊंचाई। अब 62,500 योजन जाएगा। जमीन पर से केवल 500 योजन ऊपर जाकर के नंदनवन था, लेकिन सोमनस वन कितना ऊपर जाके है? 62,500। अब 62,500 ऊपर जाएगा तो कैसे जाता है? इसका क्रम है जाने का। पहले ये कुछ योजन अंदर घटता है दोनों तरफ, ठीक है। फिर यहां से 11,000 योजन बिल्कुल सीधा जाएगा। 11,000 योजन, 11,000 योजन सीधा जाने के बाद फिर हल्का सा तिरछा जाता है ये, फिर ऐसे इधर से ये तिरछा जाएगा, ठीक है। ये तिरछा चला गया, ये 62,500, तो 11,000 योजन सीधा चला गया ये, और 11,000 के बाद अब कितना? 51,500, 51,500 योजन ये तिरछा गया। तो यहां पर अब जब अपन पहुंच गए, ये यहां पर पहुंचना है, ये है सोमनस वन। सबसे नीचे जमीन पर ये भद्रसाल वन, 500 योजन ऊपर गए तो नंदनवन, फिर 62,500, देखो 51,500 और 11,000 कितने हो गए? 62,500 हो गए। तो 62,500 योजन ऊपर जाकर के यहां बनेगा ये सोमनस वन। फिर सोमनस वन में फिर थोड़ा सा घट जाएगा इधर दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से घटने के बाद अब और ऊपर चलेंगे। कितना है ऊपर? ऊंचा जोजन सहस 36, सहस यानी 1000, 36 यानी 36,000 योजन ऊपर जाएगा। तो 11,000 बिल्कुल सीधा जाएगा ये, 11,000 सीधा जाने के बाद फिर 25,000 योजन ऐसा इस तरफ से जाएगा। फिर यहां से फिर थोड़ा सा घटेगा और फिर यहां ये चूलिका बनेगी इस तरह से।
तो ये क्या हुआ, अब कितना गया, इधर भी 11,000 योजन ये सीधा गया और फिर 25,000 योजन, ये थोड़ा सा तिरछा होता है, 1,000 योजन के हिसाब से इसके घटने का सारा क्रम आगम में आया है। किस किस हिसाब से ये घटता जाता है। तो ये 36,000 योजन, ये 11,000 25,000, ये 36,000 ऊंचा योजन सहस छत्तीसम 51,500 11,000 ये हो गया 62,500, ये पहुंच गए अपन सोमनस वन पर। तो जैसे अपन ये नंदन वन पर पहुंचे, जैसे इधर थे अपने भद्रसाल वन पर 4 जिनालय, फिर इधर नंदन वन पर इधर 4 जिनालय अपने इस तरह से, ऐसे ही इधर बनेगा 1 जिनालय, ठीक है, ठीक। इसी तरह से यहां पर भी एक ये जिनालय बन जाएगा। अब ऊपर ये नंदन वन है, यहां पर भी ये 4 जिनालय अपने इस तरह से बन जाएंगे। इधर भी पांडुप वन पर भी 4 जिनालय बनेंगे, पांडुप वन जो है। अब इस पांडुप वन को थोड़ा सा और समझ लें, पांडुप वन में क्या है, पांडुप वन में 4 शिलाएं बनी हुई हैं। इसको अपन बहुत अच्छे से समझे, पांडुप वन में क्या होता है। मान लिया ये अपना गोल पांडुप वन है, ठीक है, इसके बीच में ये चूलिका है, इसके बीच में ये जो अपन ने पांडुप वन का जो परिक्रमा लगेगी प्रदक्षिणा, तो ये प्रदक्षिणा में, तो इसमें क्या होगा, 4 दिशाएं, 4 दिशाओं में तो इधर ये 4 जिनालय बन जाएंगे, ठीक है, 1 जिनालय, इधर ये 2 जिनालय, इधर ये तीसरा जिनालय और इधर ये चौथा जिनालय, ठीक है। ये 4 दिशाओं में तो 4 जिनालय हैं, विदिशाओं में 4 शिलाएं रखी हुई हैं। ये विदिशाएं बनी जो इधर ये कॉर्नर, इनमें ये 4 शिलाएं हैं, देख, 1 शिला ये बन गई, 1 शिला ये, 1 शिला ये, 1 शिला ये, इस प्रकार से ये 4 शिलाएं बनेंगी। ये शिलाओं के नाम हैं क्रमशः, ये पांडुप शिला, ये पांडु कंबला, ये पांडु कंबला, फिर ये रक्ता कंबला और ये रक्ता। इस प्रकार से ये 4 शिलाएं बनी हुई हैं। एक शिला जो बनी हुई है ये इस तरह से बनी हुई है, अर्धचंद्राकार। अब अर्धचंद्राकार जब एक शिला ये बनेगी तो ये शिला यहां से लेके यहां तक 100 योजन है और इसकी चौड़ाई 50 योजन चौड़ाई, 100 योजन लंबाई और 8 योजन ये ऊंची है। इस शिला पर 3 सिंहासन बने होते हैं, एक मध्य में और 2 दोनों तरफ। तो बीच का सिंहासन और आजू बाजू के 2 भद्रासन बोला जाता है उनको। तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीर्थंकर के जन्म के समय स्वधर्म इंद्र आता है और तीर्थंकर बालक को इस बीच वाली शिला पर बैठाता है, बीच वाली शिला पर बैठा लेगा सिंहासन पर, और सिंहासन के दोनों तरफ, एक तरफ स्वधर्म इंद्र बैठता है, एक तरफ ईशान इंद्र बैठता है, और दोनों तरफ से बैठ करके फिर श्री जी का अभिषेक किया जाता है। जो ये पांडुक शिला है इसमें भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। भरत क्षेत्र में जब भी कोई तीर्थंकर जन्म लेंगे उनका अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी कोई पंचकल्याणक आदि कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग पांडुक शिला बनाते हैं और पांडुक शिला पर 3 कटनियों पर ऊपर ले जा करके और फिर श्री जी का अभिषेक करते हैं। वो 3 कटनी क्यों बनाते हैं, वो इस शिला के प्रतीक हैं। इधर ये 3 कटनी बनी है सिंहासन पर, इसी तरह इधर भी 3 कटनी है जिसपे स्वधर्म और ईशान इंद्र बैठता है। अब पांडुक शिला, बाकी ये 3 शिलाएं कैसी हैं, बाकी ये 3 शिलाओं पर अब देखें अपने तीर्थंकर कहां कहां उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर 4 जगह उत्पन्न होते हैं, भरत क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, विदेह क्षेत्र में होंगे और ऐरावत क्षेत्र में होंगे। तो ये तो 3 हुई। विदेह क्षेत्र के 2 भाग करेंगे, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, ठीक है। अब अपन देखें ध्यान से, ये अपना बना है जम्बूद्वीप, ये बन गया अपना विदेह क्षेत्र, ये अपना भरत क्षेत्र, ये ऐरावत क्षेत्र। तो यहां से जब ये नदी निकलती है, ये मेरू पर्वत, ये देवपुरु उत्तर पूर्व, ये पूर्व विदेह, ये पश्चिम विदेह। तो भरत क्षेत्र के
तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर। फिर यहां से ऐसे बढ़ेंगे अपन, ये कौन सा है, पश्चिम विदेह, पश्चिम विदेह के पांडु कम्बला पर। फिर ऐरावत, ऐरावत के तीर्थंकरों का रक्ता कम्बला पर, और पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का रक्ता शिला पर अभिषेक होता है। इसको भी अपन को ऐसे समझना है कि ये जो शिलाएं बनी हुई हैं, ये अपने आप में ईशान दिशा में जो होगी, ईशान दिशा को पवित्र दिशा माना जाता है। पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य जो दिशा होती है उसे हम ईशान दिशा कहते हैं, और ईशान दिशा में जो शिला होती है उस शिला पर उस क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होगा। जैसे ध्यान से देखें, हमारा भरत क्षेत्र यहाँ है, यहाँ नीचे ये भरत क्षेत्र हो गया, तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर। भरत क्षेत्र ये पूर्व दिशा है, ये अपनी दक्षिण दिशा है, ये उत्तर है। उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में, तो इस दिशा में जो है, देखें अपन इस दिशा में ये बन गई अपनी, ये पांडुक शिला, तो हमारे ईशान दिशा में हो गई है। भरत क्षेत्र के हिसाब से ये ईशान दिशा कहलाएगी, ईशान दिशा में इसका अभिषेक हो गया। अब देखें ध्यान से, अन्य की इसकी ईशान दिशा कहां पड़ेगी। हम एक चीज ध्यान से देखें, अभी हम लोग जो दिशाओं को पढ़ते हैं, हम लोग ये कहते हैं पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है। ये गलत कथन है कि पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है। सही कथन क्या है, सही कथन ये है जहां से सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा है। अंतर क्या हुआ, अंतर बहुत है। पूर्व दिशा से सूर्य नहीं निकलता, सूर्य जहां से निकलता है वो पूर्व दिशा होती है। जैसे अब इसको अपन ध्यान से समझें इस प्रसंग को, ये मेरू पर्वत अपना एक हो गया, ठीक है। ये अपन ने जम्बू द्वीप बनाया, ठीक है। जम्बू द्वीप में अपना ये जो क्षेत्र है भरत क्षेत्र, अपना भरत क्षेत्र यहां है, ये भरत क्षेत्र, अपना सूर्य यहां से आता है ऐसा गोल, ठीक है। तो हमारे लिए सूर्य यहां जब होता है तब यहां उजाला आ जाता है, तो हमारा सूर्य यहां से निकल रहा है, इसलिए हमारे लिए पूर्व दिशा ये हो गई, ठीक है। अब हमारे लिए पूर्व दिशा ये, तो दक्षिण दिशा ये, उत्तर ये, तो ईशान ये वाली हो जाएगी यहां पर। यहां अपनी ये पांडुक शिला बनी है, ठीक। अब देखें, जब सूर्य यहां पर आ जाएगा और यहां से इधर पहुंचेगा, तो यहां ये जो अपना बना हुआ है अपर विदेह, ये पश्चिम विदेह, पश्चिम विदेह वालों के लिए यहां उजाला कहां से होगा, जब सूर्य यहां से आएगा। तो पश्चिम विदेह वालों के लिए सूर्य यहां से निकल रहा है, तो उनके लिए पूर्व दिशा ये होगी। पश्चिम विदेह वालों के लिए, यहां जो लोग रह रहे हैं, यहां के लोगों के लिए सूर्य कहां से निकल रहा है, यहां के लिए सूर्य यहां से निकल रहा है, तो ये पूर्व हो जाएगी, ये पूर्व होगी, तो ये उत्तर हो जाएगी, तो उनके लिए ये ईशान दिशा कहलाएगी इस तरफ की। तो हमारी ये पांडुक शिला, इनकी हो गई ये पांडु कम्बला। इधर वाले तीर्थंकर यहां अभिषेक हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो ईशान दिशा है इसलिए। अब देखें, ऐरावत क्षेत्र यहां है, ऐरावत क्षेत्र जो यहां पर बना है, यहां के लिए सूर्य यहां से निकलेगा, जब सूर्य यहां पहुंच गया और यहां से इधर को आएगा तो ऐरावत क्षेत्र में उजाला होना शुरू हो जाएगा। तो ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए पूर्व दिशा ये हो गई, अब ये पूर्व हो जाएगी, और यहां से जब इधर जाएगा तो ये इधर इनके लिए दक्षिण हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी, तो ये वाली ईशान दिशा कहलाएगी। इसलिए ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक रक्ता कम्बला पर होता है, ठीक है। और पूर्व विदेह वालों के लिए यहां, तो ये हो जाएगी रक्ता शिला। अब जैसे हमारे यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है, पंचकल्याणक होता है या कोई विधान आदि करते हैं, तो हम लोग श्री जी का अभिषेक जाकर के कहां करते हैं, पांडु शिला पर, ठीक है। इसी तरह से जब पश्चिम विदेह वाले करेंगे तो वो पांडु कम्बला शिला पर करेंगे, ऐरावत क्षेत्र वाले वो रक्ता कम्बला पर करेंगे, और पूर्व विदेह वाले रक्ता शिला बनाएंगे, वहां रक्ता शिला बनाई जाएगी। हमेशा ईशान दिशा इनकी पड़ती है, और ईशान दिशा में जो शिला है उस शिला पर उनका अभिषेक होता है,
अब वो चाहे धात्वी खंड के भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हों, चाहे पुष्करार्ध के भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हों, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हों, सभी तीर्थंकरों का अभिषेक सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडव वन में स्थित शिलाओं पर ही होता है और कहीं नहीं होता। बाकी 4 मेरुओं पर किसी भी तीर्थंकर का अभिषेक नहीं होता। अब आगे अपन 4 मेरु की संरचना देखते हैं। आगे जब अपन 4 मेरु पढ़ेंगे तो अगली लाइन इसमें लिखी है, चारों मेरु समान बखाने। चारों मेरुओं की ऊंचाई बिल्कुल समान है एक सी, लेकिन ये जो 5वां मेरु है इसकी ऊंचाई अपन ने देखी थी 1000 योजन गहराई, 99,000 योजन ऊपर है जमीन के, और उसके ऊपर 40 योजन की चूली का है। तो ये जो सुदर्शन मेरु अपन ने देखा था ये तो है 1,40,000 योजन, लेकिन बाकी 4 मेरु 1,00,000 योजन के नहीं है, वो 85,000 योजन के हैं। तो 85,000 योजन के कैसे बनेंगे? बनेगा वही, ये चित्रा पृथ्वी, ये वज्र पृथ्वी। इस चित्रा पृथ्वी वज्र पृथ्वी पर नीचे 1000 योजन की नींव है। 1000 योजन की नींव के बाद जमीन पर भद्रसाल बन होगा, भूपर भद्रसाल चढ़ जाने। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, चारों मेरु समान बखाने, भूपर भद्रसाल चहु जाने। अब चारों मेरु समान है इसलिए एक की संरचना बता रहे हैं, चारों की नहीं बताएंगे, चारों की समझ लेना। क्या लिखा? चैत्यालय 16 सुखकारी। अभी तक लिख रहे थे चैत्यालय चारों सुखकारी, क्यों? क्योंकि एक वन की बात चल रही थी। अभी तक अपन ने सुदर्शन मेरु के बारे में पढ़ा था, तो एक वन की बात की तो 4 चैत्यालय हुए, फिर 500 योजन गए तो फिर 4 चैत्यालय हुए, फिर ऊपर गए 62,500 योजन तो फिर 4 चैत्यालय हुए, फिर पांडव वन पे फिर 4 चैत्यालय हुए। तो उधर तो चैत्यालय चारों, यहाँ 16 क्यों हो गए? क्योंकि अब एक मेरु की बात नहीं हो रही है, 4 मेरुओं की बात हो रही है। तो एक मेरु के 4 जनालय, तो 4 मेरुओं के 16, इसलिए चैत्यालय 16 सुखकारी। तो एक जनालय यहां बनेगा, ठीक है, इसी तरह से एक जनालय यहां बन जाएगा, ठीक, एक जनालय यहां बन जाएगा। तो ऐसे ये 4 जनालय यहां बनेंगे, एक इधर पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, ऊपर पंचशतक परशु है, ये तो भद्रसाल वन हो गया। भद्रसाल वन के ऊपर यहां पर अब 5 शतक ऊपर जाने पर फिर वही कौन सा बना जाएगा? देखें, ऊंचे पंचशतक पर भाके, चारों नंदन वन अभिलाखे। तो यहाँ पर ये 5 शतक 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन हो जाएगा। फिर नंदन वन से फिर ये थोड़ा सा अंदर आकर के फिर वही 11,000 सीधा जाता है, और 11,000 के बाद अब कितना ऊपर जाना है? वो तो था 62,500। कौन सा? सुदर्शन मेरु। ये कितने हैं? ये 62,500 नहीं है, क्या लिखा है? 55,500 सहस उतंगा। यहां इनकी लंबाई कम हो जाएगी, ये 62,500 ना होकर के 55,500 है। तो 55,500 में क्या होगा? 11,000 सीधे जाएंगे, ठीक है, 11,000 ये सीधे जाकर के फिर हल्का सा ये तिरछापन में आ जाएगा। ये तिरछेपन में कितने जाएंगे? अब 55,500 में से 11,000 कम कर दें तो 44,500 योजन अब ये तिरछे गए। फिर यहां पर फिर थोड़ा सा अंदर आएंगे, फिर ये 11,000 ऊपर जाएंगे। अब कितना और जाना है? आगे लिखा है उच्च 28 सहस बताए, वहां 36,000 योजन गए थे, यहां पर 28,000 जाना है। तो 28 में से 11 ऐसे जाकर के फिर ये तिरछे होना शुरू हो जाएंगे। तिरछे होने के बाद फिर ये इस तरह से बनेगा। तो 28 में 11,000 इधर ये है और ये हो जाएगा 17,000। फिर यहां पर ये चूली का बन जाएगी। तो इस तरह से इनका बनेगा, ये उच्च 28, ये 55,500 और ये 500 और 1,000 योजन की इन सबकी नींव। तो 1,000 और 500 1500 और 55,500, तो 55,000 में 1500 और जोड़ेंगे तो 57,000, 57 और 28 कितने हो जाएंगे? 85,000। तो बाकी जो 4 मेरु हैं ये नींव सहित 85,000 के हैं, नींव के ऊपर 84,000 योजन के होते हैं। अब जब चारों की पूरी बात कर दी तब उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है सुर नर चारण वंदन आवे। इन
में जो अकृत्रिम चैत्यालय ये बन गए हैं 80, इनमें वंदना करने कौन आता है? सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, चारण यानी चारण रिद्धिधारी मुनिराज, ये वंदना करने आते हैं। सो शोभा हम किहमुख गावें, इसलिए इनकी जो शोभा है हम इनकी शोभा का वर्णन कौन से मुख से करें, अर्थात हम किसी भी मुख से इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। चैत्यालय 80 सुखकारी। अब चैत्यालय कितने हो गए? 80, 5 मेरुओं के हो गए। एक मेरु में कितने चैत्यालय? 4 चैत्यालय भद्रशाल वन पर, 4 नंदन वन पर, 4 सोमनस वन पर और 4 पांडुक वन पर। तो एक मेरु में 16 जिनालय, तो 5 मेरु में 80 जिनालय, इसलिए चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। उन 80 चैत्यालयों को मेरा नमस्कार। इस प्रकार से ये पंचमेरु की आरती, वो पंचमेरु की जयमाल अपनी पूरी होती है और 5 मेरुओं का स्वरूप अपन ने संक्षेप में समझ लिया। यहाँ मुख्य बात क्या है पंचमेरुओं में? सबसे मुख्य बात यह है कि जो सुदर्शन मेरु है अपना, बीच का मेरु, इस पर तीर्थंकरों का अभिषेक होता है और मध्य लोक सुदर्शन मेरु के बराबर माना जाता है। ये कहा जाता है जो सुदर्शन मेरु की ये जो चूलिका बनाई है, इस चूलिका से मात्र एक बाल का अंतर है और यहाँ पर ये अपना विमान, स्वर्गों का विमान शुरू हो जाता है। एकदम चिपका हुआ नहीं है, उसमें एक बाल का अंतर है। वो बाल कौन सा है? वो बाल कहते हैं, हमारा आपका बाल नहीं है, वो उत्तम भोग भूमि में जो अभी एक भेड़ ने जन्म लिया है, उस भेड़ के बच्चे का बाल सबसे पतला होता है। हमारा आपका बाल जितना पतला है, इससे 8 गुना पतला बाल जघन्य भोग भूमि के जीवों का है, उससे 8 गुना पतला बाल मध्यम भोग भूमि के जीवों का, उससे भी 8 गुना पतला बाल उत्तम भोग भूमि के जीवों का, और उसमें उत्तम भोग भूमि के जीवों में भी जो भेड़ है, उस मेड़ का जो बाल होता है वो सबसे पतला, उसमें भी उस बछड़े का जो अभी 1 से 7 दिन का है, उस बछड़े का बाल सबसे पतला होता है और उस बाल, पतले बाल के बराबर इधर ये लाइन खिंच जाएगी बस। ये इतना सा अंतर दे करके फिर स्वर्ग शुरू हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वलोक कहां से है? ऊर्ध्वलोक मेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल ऊपर, और मध्यलोक कहां पर है? यहां वज्रा पृथ्वी से, जहां से मेरु पर्वत की जड़ है, वज्रा पृथ्वी पर लोक के मध्य के 8 प्रदेश होते हैं, वो मध्यलोक है। तो वहां से मध्यलोक कितना हो जाएगा? 1,40,000 योजन का मध्यलोक है, 1,40,000 योजन कम 7 राजू का ऊर्ध्वलोक और 7 राजू का अधोलोक। इस प्रकार से हमें इसको जानना चाहिए। आज बहुत सारी बातें अपन ने सीखी। 5 मेरु के 80 जिनालयों को भी सीखा, पांडुक शिला कहाँ पर है इसको भी सीखा, हमारे भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ होता है, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ होता है, वो शिला कैसी बनी हुई है इसके बारे में भी समझा, मध्यलोक कितना विस्तार वाला है इसको भी समझा। अगली वीडियो में हम आपको नंदीश्वर द्वीप की विशेष संरचना बताएंगे कि नंदीश्वर द्वीप में क्या होता है, वहां के चैत्यालय कैसे बने हुए हैं। एक दिशा में 13 जिनालय, चारों दिशाओं के 52 जिनालय, 163 करोड़ 84 लाख योजन का विस्तार, ये कैसे होता है इसको अपन अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।